कल की क्लास में हमने एटॉमिक क्रिस्टल या मेटालिक क्रिस्टल और आयोनिक क्रिस्टल, ये दो चीज़ें पढ़ी थी। अब आज क्रिस्टल्स की ही टाइप में मज़ीद आगे चलेंगे और डिस्कस करेंगे कोवेलेंट क्रिस्टल को। ठीक है। अच्छा, कोवेलेंट क्रिस्टल जो है वो कैसे बनेगा, कुछ बता सकते हैं? कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी उसमें। वेरी गुड। कोवेलेंट क्रिस्टल के बनने में कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी तो सर कोवेलेंट क्रिस्टल बन जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी तो कोवेलेंट क्रिस्टल बनेगा। अच्छा, अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, असल चीज़ है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का पता होना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए इन क्रिस्टल्स की, तो जैसे मेटालिक क्रिस्टल और आयोनिक क्रिस्टल्स के अंदर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, वैसे ही यहाँ पर भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्टेड है। वो क्या? जो यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन है थोड़ी सी, वो ये कि कुछ कोवेलेंट क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इतना ज़्यादा नहीं होता। हाँ, अच्छे खासों का ज़्यादा होता है, हाई होता है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन मोस्ट कुछ के कम भी होते हैं। एज कम्पेयर टू आयोनिक क्रिस्टल और मेटेलिक क्रिस्टल की अगर बात करें तो उसमें जितने भी होते हैं ना, यानी कि आयोनिक क्रिस्टल हो या मेटेलिक क्रिस्टल हो, उसमें सबके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। कोवेलेंट में मेजॉरिटी के ज़्यादा होते हैं बट कुछ के कम भी होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस बात में थोड़ा सा तजाद मौजूद है। अच्छा, कोवेलेंट क्रिस्टल आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये नॉन कंडक्टर होते हैं हीट इलेक्ट्रिसिटी के। आयोनिक क्रिस्टल भी याद रखना कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं सॉलिड स्टेट में, लेकिन जब हम मोल्टेन या लिक्विड स्टेट में लेकर जाते हैं तो दे बिकम कंडक्टर। ठीक है, फिर उनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगती है। इसी तरीके से कोवेलेंट क्रिस्टल में भी सेम फिनोमिना है कि जब सॉलिड होते हैं तो ये तो नॉन कंडक्टर होते हैं, सॉलिड स्टेट में ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट लिक्विड स्टेट में अगर हम इनको ले जाएं तो कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं कोवेलेंट क्रिस्टल में जो कि कन्वर्ट सॉरी हीट कंडक्ट करने लगते हैं। बेटा सहार, आपके पीछे से माइक में बड़ी आवाज आ रही है। म्यूट कर देती हूँ सर। ठीक है बेटा, शायद हवा है वो तो, शायद आप किसी हवा वाली जगह पे बैठी हुई हैं जहाँ पे हवा बहुत तेज है। खैर, इसके अलावा इन क्रिस्टल्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पता है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? यस सर। ठीक है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता क्या चलता है? पहले ही बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा? कौन सी क्लास हुई? सर, रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ रिफ्रैक्शन। हाँ, यस सर। रेशियो ऑफ साइन ऑफ साइन एंगल ऑफ ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंड टू साइन ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन, इट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। ओके, रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें पता क्या चलता है? देखो, जब हम किसी चीज के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं ना, तो हम बेसिकली उसकी चमक की बात करते हैं। सही है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, उसकी चमक किसी भी चीज की उतनी ही ज्यादा होती है। चमक का मतलब यही है, चमक जो है बेसिकली वो यही है कि किसी चीज में से लाइट पास ऑन होकर आपके पास कितनी ज्यादा मिकदार में आ रही है या कितने एंगल से आ रही है।
तो एंगल से ही हम इस चीज का तयन करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बेसिकली हमें यही पता चलता है कि कोई चीज कितनी चमकदार है। जैसे डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा तो नहीं लेकिन अच्छा खासा 2.42. होता है, 2.45 होता है, 2.42 होता है, तो अच्छा खासा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। 2.52 52, ओके शायद। ठीक है, यही होता है तकरीबन 2.4 2.5 के आसपास ही होता है। एग्जैक्ट वैल्यू का हमें क्या करना। अब देखो डायमंड की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.4 2.5, ये अच्छा खासा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और अगर अपीयरेंस की बात करें तो डायमंड कितना ज्यादा ग्लोई होता है, यानी कि वो कितना ज्यादा चमकदार होता है, यानी कि वो अपने अंदर से अच्छी खासी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। लाइट की एब्जॉर्बेंस उसमें कम है और लाइट की रिफ्लेक्शन उसके अंदर बहुत ज्यादा है। तो जिस चीज का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो ज्यादा चमकदार होती है। ठीक है ना, ये जस्ट एक ऐसी इंफॉर्मेटिव पॉइंट था तो मैंने बता दिया। सही है। और तो फिलहाल मुझे इनके हवाले से कोई ऐसा पॉइंट याद नहीं आ रहा। अच्छा, हमारे नोट्स में एक पॉइंट लिखा हुआ है जो मुझे इसके लिए याद आया। दे हैव हाई वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी इनकी अच्छी खासी होती है। अब पहले तो ये समझ लेते हैं कि लैटिस क्या होता है, फिर लैटिस एनर्जी समझ में आएगी। बेसिकली जो हम, जैसे हमने अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक आयनिक क्रिस्टल की बात की थी, इस तरीके से एक क्यूबिक सिस्टम बनाया था ना। NaCl का मैंने बताया था कि NaCl का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो क्यूबिक शेप का होता है। तो दिस इज कॉल्ड एज लैटिस, इसे हम कहते हैं लैटिस। ठीक है ना, इसे कहा जाता है लैटिस। अच्छा, अब इस लैटिस के बनने या टूटने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे कहते हैं लैटिस एनर्जी। ठीक है, लैटिस बनने या टूटने के लिए जो एनर्जी होती है। अब देखो एक बात है, जैसे मुझे याद पड़ता है कि आयनिक NaCl के लैटिस एनर्जी 788 होती है, शायद किलो जूल्स पर मोल, जूल्स पर मोल होती है या कैलोरीज पर मोल, मुझे एग्जैक्टली यूनिट याद नहीं। 788 वैल्यू ले लेते। ठीक है सर जी। सर ये लेटेस्ट समझ नहीं आया, मतलब आप कहना चाह रहे हैं जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है इसे हम लेटेस्ट कहते हैं? इसको लैटिस कहते हैं। क्यूबिक स्ट्रक्चर को? हाँ, इसको लैटिस कहते हैं, लैटिस क्रिस्टल लैटिस कहते हैं अच्छा या सिर्फ लैटिस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, जब ये लैटिस फॉर्म होता है ना, एटम्स के दरमियान जब ये लैटिस फॉर्म होता है और एटम्स टाइटली पैक होते हैं, तो NaCl में से -788 जूल्स की एनर्जी निकलती है, यानी कि 788 की एनर्जी रिलीज होती है, तो ये लैटिस फॉर्म हो जाता है। अब अगर मुझे इसी लैटिस को तोड़ना होगा तो मुझे इतनी ही एनर्जी, 788 की ही एनर्जी इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यानी कि जब ये फॉर्म होता है तो इतनी एनर्जी इसमें से रिलीज हो जाती है, और जब इसको तोड़ना होता है तो इतनी ही एनर्जी इसको प्रोवाइड करनी पड़ती है। जब इसमें से एनर्जी रिलीज हो रही है तो दैट विल बी माइनस, और जब इसमें से एनर्जी इसको हम दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, गेन करवा रहे हैं, तो इट इज पॉजिटिव। तो ये डिफरेंस है। तो लैटिस एनर्जी रहती सेम है, बस उसकी वैल्यू में फर्क आ जाता है, माइनस या प्लस हो जाती है। माइनस जब एनर्जी निकलती है तब कहते हैं, और प्लस जब हम एनर्जी देते हैं तब कहते हैं। ये जो पॉइंट यहाँ पे लिखा है हाई वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी, ये पॉइंट ना कॉन्ट्रडिक्टेड है। क्यों? क्योंकि लैटिस एनर्जी जो होती है ना वो आयोनिक क्रिस्टल्स की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कोवेलेंट क्रिस्टल। ठीक है, और इसके बाद ये लाइन दोबारा रिपीट कर दें। मैं ये कह रहा हूं कि जो लैटिस एनर्जी कह रहे हैं ना, हाई वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी, तो लैटिस एनर्जी आयोनिक क्रिस्टल की, मैं यहां पर लिख देता हूं कि आयोनिक क्रिस्टल की लैटिस एनर्जी ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू कोवेलेंट क्रिस्टल। क्योंकि जब मैं ये पॉइंट कह रहा हूं कि हाई वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी, तो इससे पहले मैंने ना मेटालिक क्रिस्टल में ऐसी कोई बात कही, ना मैंने आयोनिक क्रिस्टल में ऐसी कोई बात कही। मैं यहां पर इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, मैं इस वाले में, तो बच्चे हो सकता है अपने जहन में ये बात रख लें कि इनकी जो लैटिस एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है, लाइक आयोनिक क्रिस्टल से भी ज्यादा है, मेटालिक क्रिस्टल से भी ज्यादा है। तो मैं जस्ट उस चीज को क्लियर कर रहा हूं कि इनकी लैटिस एनर्जी आयोनिक क्रिस्टल से ज्यादा नहीं होती, आयोनिक क्रिस्टल से इनकी लैटिस एनर्जी कम होती है। ठीक है, ये हमारे नोट्स में भी पॉइंट लिखा हुआ है, इसको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। अलबत्ता इनकी जो लैटिस एनर्जी होती है, इसके बाद जो चौथी टाइप में अब आपको पढ़ाऊंगा मॉलिक्यूलर क्रिस्टल की, इनकी लैटिस एनर्जी उससे ज्यादा होती है। यानी कि लैटिस एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल इज लेसर देन
कोवेलेंट क्रिस्टल एंड आयोनिक क्रिस्टल विल बी ग्रेटर। अब आता है लास्ट में सर मेटेलिक और एटॉमिक क्रिस्टल का क्या है। देखो मेटेलिक और एटॉमिक क्रिस्टल के अंदर ना एक प्रॉब्लम ये है कि कुछ मेटेलिक क्रिस्टल की जो लैटिस एनर्जी है वो कम है होती है एज कम्पेयर टू आयोनिक क्रिस्टल, और कुछ मेटेलिक क्रिस्टल की लैटिस एनर्जी एज कम्पेयर टू आयोनिक क्रिस्टल ज्यादा होती है। तो हम यहाँ पर इसके आगे कंपैरिजन नहीं कर सकते। हाँ अलबत्ता जितने भी मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होते हैं उनकी लैटिस एनर्जी कोवेलेंट क्रिस्टल के जितने भी कोवेलेंट क्रिस्टल्स होते हैं उनसे कम होती है, और आयोनिक क्रिस्टल्स जितने भी होते हैं उन सबकी लैटिस एनर्जी कोवेलेंट क्रिस्टल से ज्यादा होती है। तो चूंकि यहाँ पर बात 100% की जा सकती है, इसलिए मैं इन तीन के दरमियान आपको रिलेशन बता रहा हूँ। बात समझ में आ गई मेरी? बेटा बात समझ में आई? यस सर। सर यहाँ पे एग्जांपल्स बुक मैंने साथ बुक भी खोली हुई है, तो उसमें कोवेलेंट क्रिस्टल की एग्जांपल ग्रेफाइट की दी हुई है। तो तो ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ग्रेफाइट, बिल्कुल। में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, तो यानी कुछों में होती है कुछों में नहीं होती क्या कोवेलेंट क्रिस्टल में? नहीं देखो इलेक्ट्रिसिटी वाली बात एक अलग है चीज, ठीक है, और ये जो लैटिस एनर्जी वाली बात है ये अलग है, दोनों में फर्क है। नहीं सर, वो जो हमने वो जो पॉइंट लिखा है कंडक्टर हीट एंड एनर्जी, नॉन कंडक्टर हीट एंड एनर्जी, तो सर उसमें जो है बात मैं पूछ रही हूँ। अच्छा इसके लिए कह रही हो? हाँ ग्रेफाइट का बिल्कुल सही यस कह रही हो। देखो ग्रेफाइट थोड़ा सा एक एक्सेप्शनल केस है। ग्रेफाइट होता तो कोवेलेंट क्रिस्टल है, बट वो गुड कंडक्टर होता है हीट इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन ग्रेफाइट में एक प्रॉब्लम आती है, चूंकि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो आपको याद होगा जब मैं एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिफरेंस करवा रहा था तो उसमें मैंने एक बात कही थी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रोपी का शो करते हैं और एमॉर्फस सॉलिड जो है वो आइसोट्रोपी शो करते हैं। वहां पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि ग्रेफाइट की एग्जांपल दी थी और मैंने कहा था कि पैरेलल अगर होगा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो करंट फ्लो हो जाएगा, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होगा। वो बात याद है? यस सर, यस यस सर। सर। तो बस वही चीज यहाँ पर अप्लाई होती है। तो ये वैसे अगर जनरली बात करें, मतलब मेरे पास फॉर एग्जांपल 100 कोवेलेंट क्रिस्टल हैं पूरी दुनिया में। अब 100 में से अगर 90 इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी या हीट कंडक्ट नहीं करते, तो मैं यही कहूंगा कि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। 10 के जो एक्सेप्शनल केसेस हैं उनको हम अलग डील करेंगे, वो इस तरीके से सही होते हैं। सर। ओके सर। ठीक है। अच्छा यस एक सर। और बात बताता हूँ, ग्रेफाइट के जो कोवेलेंट क्रिस्टल होता है ना उसकी लैटिस एनर्जी बहुत सारे आयोनिक क्रिस्टल से भी ज्यादा होती है। ये भी एक चीज है, ठीक है। हाँ जी। ग्रेफाइट के जो मतलब ग्रेफाइट एक कोवेलेंट क्रिस्टल है ना, उसकी लैटिस एनर्जी आयोनिक क्रिस्टल से ज्यादा होती है। कुछ आयोनिक क्रिस्टल ऐसे हैं जिनसे ज्यादा होती है, ये कह रहा हूँ। ठीक है। ओके सर। अच्छा अब जरा स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलेंगे। जरा आज की क्लास का भी लिंक सेंड कर दीजिएगा। क्यों आज की क्लास भी नहीं ले रही तुम क्या? क्लास तो ले रही हूँ लेकिन अभी देर से कनेक्ट हुआ, आप लैटिन ही नहीं कर रहे थे, अभी अभी कनेक्ट हुआ है। तो अब तुम ठीक है। अच्छा इसको अगर ओके आपने नोट कर लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो हम आगे चलते हैं। अच्छा इसके बाद हमारे पास चौथी और आखिरी टाइप है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल की। अच्छा मॉलिक्यूलर क्रिस्टल कैसे फॉर्म होता है? मॉलिक्यूलर क्रिस्टल फॉर्म होता है वैन डर वाल्स फोर्सेस की मदद से। ठीक है, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल फॉर्म होता है वैन डर वाल्स फोर्सेस की मदद से। अच्छा किसी को पता है वैन डर वाल्स फोर्सेस किसे कहते हैं, कौन होती है? नो सर। ठीक है बेटा, वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं डिस्पर्जन फोर्सेस
उसके अलावा दूसरी होती है डाइपोल फोर्सेस। और डाइपोल फोर्सेस की एक स्पेशल टाइप होती है, उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा ये वो तो चीजें ना, हमने सर जी सर वो तो हमने अलग हेडिंग में पढ़ी थी, अलग अलग किसमें पढ़ी थी? मतलब 9th क्लास में मुझे याद है 3 हम लोग को पढ़ाई थी, तो उसमें वेंडर वॉल फोर्सेस थी, नहीं इसमें क्या कहते हैं डिस्पर्जन समथिंग कोई फोर्स थी, सारी और थी। देन फिर ये हाँ यस सर ये थी। तो ये फिर थी। उसके अंदर हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलग से पढ़ी थी, उसके अंदर हमें नहीं पता, तो ये नहीं, इसलिए होती है टाइप। हाँ बिल्कुल, इसकी एक स्पेशल टाइप है, मैं अभी समझाऊंगा तो बता दूंगा। अच्छा, अब मॉलिक्यूलर क्रिस्टल को समझने के लिए जरूरी ये है कि पहले हम इन 3 बातों को समझ लें, ये 3 क्या चीजें हैं। उसके बाद जब हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये क्रिस्टल कैसे फॉर्म होता है, तो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। जैसे कि लैटिस एनर्जी वाली बात थी ना, कि लैटिस एनर्जी मॉलिक्यूलर क्रिस्टल की सबसे कम होती है, तो वो भी समझ में आ जाएगा कि सबसे कम इनकी क्यों होती है, रीजन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डिस्पर्जन फोर्स की, कि डिस्पर्जन फोर्स क्या होती है और ये क्यों होती है, क्या इसकी वजह है डिस्पर्जन फोर्स की। ठीक है ना, तो डिस्पर्जन फोर्स के लिए हम एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं डिस्पर्जन फोर्स की, कि डिस्पर्जन फोर्स जो है हमारे पास 2 एटम्स हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, और ये दोनों एटम्स मैंने मान लिए कि ये नियॉन गैस के एटम्स हैं। ठीक है, दोनों डिस्पर्जन फोर्सेस के जो एटम्स हैं मैंने कंसीडर कर लिया कि ये नियॉन गैस के एटम्स हैं। ठीक है, नियॉन गैस के एटम्स हैं। अच्छा, इनके सेंटर में यहाँ पर न्यूक्लियस मौजूद है दोनों गैस के एटम्स में, और इनके साइड में चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, एटम का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत तो जहन में हो गई, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल कोरे हो गए। ठीक है, ऐसा है। अब गैसेस की एक खासियत होती है, और खासियत क्या होती है गैसेस की, कि ये कंटिन्यूस रैंडम जिगजैग मोशन में होते हैं, यानी कि हर वक्त ये मूव करते हैं गैस के पार्टिकल्स। अब चूंकि गैस के पार्टिकल्स हर वक्त मूव कर रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि कभी ये 2 नियॉन के एटम्स एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएं, एक दूसरे के बहुत सामने आ जाएं। अब जब ये 2 एटम्स मान लो एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, तो या किसी के माइक खुला हुआ है और उसके घर की आवाजें मेरे कान में घुस रही है, और मेरे साथ साथ बाकी सबको भी जा रही हूँ। ठीक है, तो देखो ये जो 2 एटम्स हैं, ये 2 एटम्स किसी वजह से एक दूसरे के करीब आ गए। अब जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, तो दोनों एटम्स में इलेक्ट्रॉन है बोथ साइड्स। अच्छा, नेगेटिव और मतलब सेम साइन जो होता है वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, धक्का देते हैं, और ऑपोजिट साइंस जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब चूंकि दोनों एटम्स के ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के सेम साइड्स एक दूसरे के सामने आ चुके हैं, तो ये दोनों एटम्स एक दूसरे को धक्का लगाएंगे। ऐसा ही है, यस सर। बल्कि मैंने उल्टा एरो बना दिया, ये दोनों एक दूसरे को धक्का लगाएंगे। एग्री करेंगे मेरी इस बात से सब? यस सर। ठीक है। अच्छा, इस धक्का लगने के नतीजे में क्या होगा कि ये दोनों एटम्स के जो न्यूक्लियसेस होंगे वो एक कॉर्नर पर आ जाएगा, और सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ चले जाएंगे। क्योंकि ये जितनी भी फोर्स लग रही है ये एटम के ऊपर नहीं लग रही, बल्कि एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है ना, फोर्स का सारा असर उसके ऊपर है और किसी पर नहीं है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ जो केस बना, इस केस में देखो, इस केस में भी कुछ वही सिनेरियो जैसा ऊपर था। पहले 2 नेगेटिव साइन एक दूसरे के आमने सामने थे, अब 2 पॉजिटिव साइंस एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। तो अगेन क्या होगा, दे बोथ विल रिपेल ईच अदर। ऐसा ही है? यस सर। ठीक है, अब ये दोनों दोबारा एक दूसरे को धक्का देंगे तो ये वाला केस हो जाएगा दोबारा से। सही है, फिर यही वाली सारी बात होगी और फिर दोबारा ये वाला केस हो जाएगा, फिर यहां से वहां और वहां से यहां।
मतलब मुसलसल ये वाला मामला चलता रहेगा। तो मेरी पॉइंट आपसे ये है कि भाई ये वाला जो मामला चल रहा है ये एटम की स्टेबिलिटी नहीं है, यानी कि एटम अपनी मॉर्फोलॉजी को, अपने स्ट्रक्चर को बार बार बदल रहा है, और बदलने पर वो बेचारा मजबूर है, वो जानबूझकर नहीं चाह रहा बदलना, बट ये जो फोर्सेस क्रिएट हो रही हैं इसकी वजह से वो बेचारा मजबूर है अपनी मॉर्फोलॉजी को बदलने में। अब बार बार अपनी इस मॉर्फोलॉजी को बदलना उसके लिए आसान तो है नहीं। इसकी वजह से एटम को हम क्या कह सकते हैं कि ये जो दोनों एटम्स हैं ये क्या हो गए हैं, अनस्टेबल हो गए हैं। तो एटम कोई ऐसा रास्ता तलाश करेगा कि जिससे वो स्टेबल हो जाए। अब वो रास्ता क्या है? वो रास्ता ये है, एटम कोई ऐसा रास्ता तलाश करेगा कि वो इससे अनस्टेबल हो जाए। ठीक है, अच्छा अब यहां पर ये जो अगला केस क्या बनेगा, अगला केस ये बनेगा कि इन दोनों एटम्स में, अगला केस ये बनेगा कि जो दोनों एटम्स हैं इसमें एक तरफ पॉजिटिव साइन, एटम इस तरीके से अलाइन हो जाएगा। अब ये जो कारनामा अंजाम हुआ है यहां पर, इसके नतीजे में क्या होगा कि अब देखो पॉजिटिव साइन के साथ, पॉजिटिव साइन के साथ सामने कौन है, नेगेटिव साइन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना। यस। ठीक है, अब ये अट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। ये जो अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन की वजह से एटम हो गया स्टेबल, क्योंकि अब उसे बार बार अपनी मॉर्फोलॉजी को बदलने की जरूरत नहीं है। ये जो मॉर्फोलॉजी का चेंज आ रहा था इसकी वजह से एटम अनस्टेबल हो रहा था, लेकिन अब चूंकि एक मॉर्फोलॉजी कांस्टेंट हो गई तो एटम स्टेबल भी हो गया। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो गई इसकी वजह से ये दोनों एटम्स एक दूसरे से चिपक जाएंगे। ठीक है, यहाँ जो इसके दरमियान ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना बेटा, इसको कहते हैं हम डिस्पर्जन फोर्स। इस फोर्स को नाम दिया जाता है डिस्पर्जन फोर्स का, या हमारी किताब ने एक नाम इसको और दिया है, इसको हम लंदन फोर्स भी कहते हैं। ये है वो। अब ये जो बेटा साइंटिस्ट है फ्रिट्ज लंदन नाम का, जिसने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, अच्छा ये जो अब ये जो फोर्स है डिस्पर्जन फोर्स, अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये डिस्पर्जन फोर्स जो है ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से है? आपका जवाब होगा नहीं। क्या ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से है? आपका जवाब होगा नहीं। यानी कि ना आयोनिक बॉन्डिंग हो रही है, ना कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है, ना ही कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड तो आयोनिक होता है, फिर कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट होते हैं। तो अब यहाँ पर वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड वाली एग्जांपल तो है नहीं। अच्छा, ना ही यहाँ मेटालिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। मेटालिक बॉन्ड भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होता है। मेटालिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर या शेयरिंग तो होती नहीं है, लेकिन मेटालिक बॉन्ड भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके मुकाबले में 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि डिस्पर्जन फोर्स के मुकाबले में 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं। डिस्पर्जन फोर्स समझ में आ गई? जी सर। ठीक है, अब चलते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस पर। तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं HCl की। अच्छा, आपने 9th क्लास में एक चीज पढ़ी थी, मैं उसी को रिकॉल कर रहा हूँ। 9th क्लास में आपने ये पढ़ा था कि हाइड्रोजन जो होता है वो पार्शियल पॉजिटिव होता है और क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव होता है। ये बात याद है सबको? जी सर। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव होता है। अब ये HCl का एक सैंपल है जिसके 4 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के आमने सामने आ गए, करीब करीब आ गए। अब क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल का जो पार्शियल पॉजिटिव है वो दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा। इसी तरीके से दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव भी इसको अट्रैक्ट करने लगेगा। सेम यहाँ पर भी यही केस होने लगेगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसे ही होने लगेगा। ठीक है, अब ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं इसकी वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो ये मॉलिक्यूल यकीनन चिपकने लगेंगे, पैक होने लगेंगे। अब ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है ना, ये वाली,
इन अट्रैक्टिव फोर्सेस को नाम दिया गया है डाइपोल फोर्सेस का। इन अट्रैक्टिव फोर्सेस को नाम दिया गया है डाइपोल फोर्सेस का। ठीक है, अगेन देखो इधर भी पार्टिकल्स आकर एक दूसरे से चिपक गए, इधर भी कुछ ऐसे ही होगा कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे। लेकिन मेरा आपसे फिर वही सवाल आ जाता है जो मैंने अभी उसमें भी किया था कि ये जो मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन है या जो मॉलिक्यूल का चिपकना है, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन का कोई किरदार है, केमिकल बॉन्डिंग का कोई किरदार है? तो आपका जवाब होगा कि नहीं सर, यहाँ पर वो किरदार नहीं है। बॉन्ड बन चुका है और उस बॉन्ड बनने के नतीजे में जो एटम्स पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हुई, ये बॉन्ड उन कैरेक्टरिस्टिक्स के नतीजे में, तो दिस बॉन्ड विल आल्सो बी कॉल्ड एज वीक बॉन्ड। ठीक है, अब आ जाओ जरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या है भाई, वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं। वाटर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अगेन यहां पर भी बात वही है कि हाइड्रोजन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव है और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव है। जैसा अभी डायपोल फोर्सेस में हुआ था वैसे ही कुछ यहाँ पर भी होगा कि एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। सही है, इस बात से कायल हैं सब, इस बात को मानते हैं सब? यस सर। ठीक है, अगर आप लोग इस बात को मेरी मानते हैं तो अगेन क्या होगा, मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे, अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, चिपकना शुरू हो जाएंगे। अब इस फोर्स, अब यहाँ पर जो ये फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं आपसे पिछले सवाल को फिर दोहराऊंगा, मुझे बताओ क्या यहाँ पर कोई केमिकल बॉन्डिंग हो रही है? क्या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर शेयरिंग को इस तरह का मामला हो रहा है? हो रहा है या नहीं? नहीं सर। नहीं हो रहा ना। अच्छा, जब ये वाले फैक्टर्स नहीं आ रहे सर, तो इसका ये मतलब होगा कि ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं ये वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी। और ये कैसे डेवलप हुई है वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस? ये ऐसे डेवलप हुई सर कि बॉन्ड बन चुका था और उस बने हुए बॉन्ड के नतीजे में जो एटम में कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होती हैं, उन डेवलप कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ये अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा हुई। ऐसा ही है जी। तो ये भी वीक बॉन्डिंग है एक तरह की। तो अब एक बात तो पहले ये, क्या कह रही हो? सबसे ज्यादा वीक कौन सी होती है? सबसे ज्यादा वीक डिस्पर्जन फोर्स होती है, सबसे वीक वही होती है। डाइपोल क्या डाइपोल क्या? फिर उसके बाद डाइपोल एंड देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये दोनों बेटा तकरीबन एक ही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना, वो डाइपोल की स्पेशल टाइप है। मैंने आपसे ये शुरू में भी कहा था। अच्छा देखो, इसको स्पेशल टाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो डाइपोल फोर्सेस में पार्शियल पॉजिटिव कोई भी हो सकता है, पार्शियल नेगेटिव कोई भी हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में शर्त है कि पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन होगा और पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन में से कोई होगा। ये शर्त है। बस इस शर्त की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल फोर्सेस। बच्चों को अलग से एग्जाम्पल देकर पढ़ाया जाता है, बच्चों को बोला जाता है ये अलग है, ये अलग है, और जब बच्चे सवाल पूछते हैं कि इन दोनों में अलग क्या है, बात तो एक ही, एक्सप्लेनेशन तो आप एक ही दे रहे हैं, तो स्कूल की बाजी घुमा देती है। क्योंकि हमारी किताब में सर बिल्कुल हमारी किताब में असल में ये बात इसी तरीके से लिखी हुई है, इन दोनों को अलग ही बताया गया हमारी किताब में। मसला ये है, लेकिन वो थोड़ा सा पढ़ने की जहमत नहीं करती ना, अगर थोड़ा सा पढ़ लें तो फिर ये दिन ना देखना पड़े ना हमारे माशरे को। सही कह रहे हैं। अब जो मैंने एक बात कही थी कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल सबसे कमजोर होता है, लैटिस एनर्जीज की सबसे कमजोर होती है। क्यों कमजोर होती है? देखो, इसके बनने के अंदर जो भी फैक्टर्स इन्वॉल्व है ना, वो फैक्टर्स इटसेल्फ वीक हैं, वो फैक्टर्स इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है। एटॉमिक क्रिस्टल या कोवेलेंट क्रिस्टल या मेटालिक क्रिस्टल के जो लैटिस एनर्जी ज्यादा है, उसकी वजह क्या है? उनकी वजह यह है कि उनके जो बनने के फैक्टर्स हैं
वो काफी स्ट्रॉन्ग है और इनके बनने के फैक्टरीज वीक है, तो इस वजह से इनकी लेटेस्ट एनर्जी वीक होती है। क्लियर हो गई मेरी बात? यस सर। बेटा बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ओके, कोई क्वेश्चन किसी को? नो सर। ठीक है, एक काम कर लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं रब करके जरा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दूं जल्दी से, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। ले लिया सर। ओके, कितना टाइम बाकी? 4 मिनट बाकी हैं, जल्दी से बात को पूरा करना होगा। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये सॉफ्ट क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, सॉफ्ट क्रिस्टल्स के साथ साथ इनका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी लो होता है। सॉफ्ट क्रिस्टल क्यों होंगे वो आपको वजह समझ में आ गई है, बिकॉज वो वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए सॉफ्ट क्रिस्टल्स होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम होता है? क्योंकि वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस से जुड़े होते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अच्छा, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते। सर सॉफ्ट क्रिस्टल की एग्जांपल दें। सॉफ्ट क्रिस्टल की एग्जांपल दें, SO2, SO2 और NH3। अब ये मत बोलना सर ये दोनों गैसेज हैं, तो गैसेज में क्रिस्टल नहीं हो सकते। क्रिस्टल्स बनते तो हैं। जो डिस्पर्जन फोर्स की एग्जांपल मैंने आपको दी थी, डिस्पर्जन फोर्स में मैंने जो एग्जांपल ली थी वो किसकी ली थी? नियॉन की ली थी, और नियॉन क्या है? गैस तो है। ठीक है, वहां क्रिस्टल बनते हैं बट बहुत कम टाइम के लिए बनते हैं और बहुत अनस्टेबल क्रिस्टल्स होते हैं। जैसे ही वो फोर्स खत्म होती है उनके बीच की, वो चीज खत्म हो जाती है। और HCl और H2O जो समझाया था मैंने, वो दोनों लिक्विड्स होते हैं। तो क्रिस्टल्स वहां फॉर्म होते हैं बट अनस्टेबल क्रिस्टल्स होते हैं, यानी कि मौका लगता है तो वो वापस टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और कोई किसी का कोई सवाल अगर है तो वो पूछ लें। मेरे ख्याल से सवालात नहीं है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।